हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत में। दोस्तों, हम आज एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम भारतीय इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और भारतीय इतिहास की नियमित आज के बाद नियमित कक्षाएं आपके सामने आती रहेगी और हम टॉपिक वाइज संपूर्ण भारतीय इतिहास को देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो आज का हमारा टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले हम इसके उपनाम देखते हैं। इसका एक नंबर उपनाम आता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। बात करें दो नंबर पर तो इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। नगरीय सभ्यता कहा जाता है। बात करें तीन नंबर पर तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। और बात करें हम चार नंबर पर तो इसे ही जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है और इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है और इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मेनन ने टीले की खोज की। किसकी खोज की? टीले की खोज की। और इसके बाद में 1856 ईस्वी में बर्टन बंधुओं के द्वारा लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय बर्टन बंधुओं को जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, जॉन बर्टन प्लस विलियम बर्टन, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, तो इन्हें इसमें जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जो खुदाई की गई उसमें इन्हें ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम इन्हें ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए। तो इन्होंने अपनी सरकार यानी कि इस समय जो सरकार थी उन्हें सूचना दी। तो उस सरकार ने कहा कि यहाँ कोई ना कोई ऐसे अवशेष दबे हैं जिससे यहाँ पर प्राचीन समय में कुछ लोग रहते होंगे। तो सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया कि इसका उत्खनन किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई। और किसके द्वारा? कन्निघम के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और इसका 1904 में जो फर्स्ट निर्देशक बनाया गया, निर्देशक जॉन मार्शल को बनाया गया। जॉन मार्शल को इसका पहला निर्देशक बनाया गया। इसके बाद में हम बात करें तो अब हम इसका कुछ विस्तार देख लेते हैं। विस्तार के साथ साथ यदि हम कुल इसके स्थानों की बात करें तो लगभग 2800 स्थान अब तक खोजे जा चुके हैं। और बात करें भारत में अब तक 917 स्थान खोजे जा चुके हैं। और इसका जो आकार है ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। और इसका लगभग 13 लाख
वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है। अब इसके साथ हम बात करें इसके अंतिम छोर, उत्तर में जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम छोर है वो है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर, ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में है देमाबाद, दक्षिण में देमाबाद। देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। देमाबाद महाराष्ट्र में है और यह परवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? परवरा। पूर्व में बात करें तो पूरा आलमगीर, पूरा आलमगीर उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और यह किस नदी के किनारे है? तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। बात करें पश्चिम की तो पश्चिम में है सूत का डोर। यह कहां स्थित है? बलूचिस्तान। यह बलूचिस्तान में स्थित है और यह दास्त नदी के किनारे स्थित है। एक बार फिर से देख लीजिए विस्तार। कुल इसका जो अब तक स्थान खोजे गए हैं वो 2800 स्थान खोजे गए हैं। भारत की बात करें तो भारत में अब तक 917 स्थान खोजे गए हैं। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। यह त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता संपूर्ण रूप से फैली हुई है। अब इसके अंतिम छोरों की बात कर लेते हैं। अंतिम स्थान कौन कौन से हैं? उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है जो परवरा नदी के किनारे है। पूर्व में बात करें पूरा आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बात करें पश्चिम में तो सूत का डोर, सूत का डोर ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है जो दास्त नदी के किनारे स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं इसके समय की बात करते हैं। डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल के अनुसार इसका जो समय है वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ डीपी अग्रवाल के अनुसार वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व है। जबकि बात करें कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका जो विकास हुआ है वो आपके 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसका विकास हुआ है। डीपी अग्रवाल के अनुसार 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। जबकि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, यानी कि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक इसका विकास हुआ है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों के बारे में देखते हैं। प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान की बात करें तो हम प्रमुख स्थानों को दो प्रकार से देखने वाले हैं। पहला, जो हम आज जो स्थान देखेंगे प्रमुख स्थान, वो भारत के वर्तमान भारत के जो बाहर स्थित है उन स्थानों को हम आज देखने वाले हैं। और जो भारत में स्थित है, भारत में जो स्थान सिंधु घाटी सभ्यता की स्थित है उन्हें हम कल देखने वाले हैं। तो बात करें सबसे नंबर 1 पर हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। यह किस नदी के किनारे है? तो यह रावी नदी के, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये कहां पर वर्तमान में? पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें इसकी तो इसकी जो खोज की गई, खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई। और इसके कुछ उपनाम है, उपनाम इसे ही यानी कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरण द्वार
कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें इसे अर्ध औद्योगिक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है और इसे अर्ध औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। अब इसमें अब जो इसमें है, सबसे पहले जो उत्खनन का कार्य शुरू किया और 1826 में चार्ल्स मेनन ने यहां पर एक टीले की खोज की। किसकी खोज की? टीले की खोज की। अब जो टीले की खोज की वो दो भागों में बटा हुआ है। ये कौन सा भाग है? पूर्वी भाग, जिसे क्या कहा गया? जिसे जनावास कहा गया। इसके बाद में एक भाग है वो पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग, ये कौन सा भाग है? ये दुर्गीकृत भाग है। दुर्गीकृत भाग है। अब बात करें जो टीले की खोज की गई, इस टीले के पूर्वी भाग यानी अर्थात जनावास के दक्षिण में हमें एचआर समाधि और R37 कब्रिस्तान मिले हैं। इसके जो दक्षिण में मिले हैं वो एचआर समाधि और हमें R37 कब्रिस्तान मिले हैं। और जो पश्चिमी भाग है उसे माउंट एफ नाम दिया गया है। तो हम फिर से देख ले, 1826 में चार्ल्स मेनन ने हड़प्पा सभ्यता में एक टीले की खोज की। इस टीला जो है, ये टीला जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। जो पूर्वी भाग है उसे जनावास कहा गया है और जो पश्चिमी भाग है उसे दुर्गीकृत कहा गया है। जो पूर्वी भाग अर्थात जनावास है उसके दक्षिण में R37 कब्रिस्तान मिले हैं और एचआर समाधि मिली है, जबकि जो पश्चिमी भाग है इसे माउंट एफ नाम दिया गया है। अब बात करें कि यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गेंडा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके साथ में कुबड़दार बेल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके साथ यहाँ पर स्वास्तिक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे बात करते हैं अब जो ये हड़प्पा सभ्यता हमने बात की कि किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो जैसे ये रावी नदी है, इस रावी नदी के उत्तरी तरफ हमें 18 चबूतरे मिले हैं। क्या मिले हैं? हमें 18 चबूतरे मिले हैं और इन चबूतरों में 6-6 पंक्ति में 6-6 की पंक्ति में हमें यहां पर विशाल अन्नानागार मिले हैं। क्या मिले हैं? अन्नानागार। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि हड़प्पा सभ्यता से विशाल अन्नानागार मिले हैं। अब जो बात करें पिक्टन एक इतिहासकार है। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी कहा है। क्या कहा है? संयुक्त राजधानी कहा है। अब हम आगे बात करते हैं अब हम 2 नंबर पर बात करते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता। किसकी बात करते हैं? मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे है? सबसे पहले बात करें कि किस नदी के किनारे है, तो यह सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। और वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। बात करें इसकी खोज, तो इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? बात करें इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह प्रश्न आया था रीट 2022 में। कब पूछा गया? अभी जो हाल ही में रीट हुई थी, पिछली वाली पात्रता, उसमें पूछा, यह प्रश्न पूछा गया था। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। अब इससे हम याद रख सकते हैं, मृतकों का टीला इसका अर्थ है मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला, अब यहाँ की इसकी कुछ मुख्य विशेषता है, वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। विशेषता, यहां से सबसे मुख्य विशेषता है कि यहां से बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। क्या मिले हैं? स्नानागार मिले हैं। बड़े बड़े क्या मिले हैं? स्नानागार मिले हैं। यहां से राजपथ के अवशेष मिले हैं, राजपथ के अवशेष मिले हैं। अब जो यहाँ पर राजपथ अर्थात सड़कें, यहाँ पर सड़कें कैसी बनी हुई थी? तो यहाँ पर जो सड़कें बनी हुई थी वो ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी। किस पर बनी हुई थी? ग्रिड। यहाँ पर जो सड़कें बनी हुई थी, ग्रिड पद्धति का मतलब है समकोण पर। किस पर बनी थी? समकोण पर बनी हुई यहाँ पर सड़कें प्राप्त हुई। अर्थात जो राजपथ के अवशेष है वो हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 3 नंबर पर बात करें तो हमें यहाँ पर सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़ा का जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो हमें यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ से मलेरिया के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? मलेरिया के अवशेष, स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और हमें राजपथ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और हमें सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और हमें मलेरिया के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि यह सभ्यता 7 बार बनी और 7 बार उजड़ी थी। अब हम आगे देखते हैं। और जो आपके स्नानागार हैं ये बड़े बड़े हैं, इसकी मुख्य विशेषता है स्नानागार की। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक विश्व का आश्चर्य कहा है। जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक विश्व का आश्चर्य कहा है। यह भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं उन्हें जॉन मार्शल ने तत्कालिक विश्व का आश्चर्य कहा है। इसके बाद हम 3 नंबर पर बात करते हैं चनूदड़ो। 3 नंबर पर बात करते हैं हम चनूदड़ो की। चनूदड़ो ये किस नदी के किनारे है? सबसे पहले हम वही बात करेंगे। तो ये सिंधु नदी के किनारे है और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। जो यह किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसकी जो खोज की गई 1934 में 1934 में इसकी खोज किसके द्वारा की गई? इस 1934 में इसकी खोज एनजी मजूमदार के द्वारा की गई। एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई। और इसका जो उत्खनन किया गया 1935 में मैके के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मैके के द्वारा। तो चनूदड़ा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? मैके के द्वारा किया गया। इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ से मुहर और मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं।
कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो सबसे मुख्य विशेषता यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर व मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चंदोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करते हैं। और अली मुराद ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रामीण स्थल कहा है। अली मुराद ने सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा है, ग्रामीण स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रामीण स्थल अली मुराद ने कहा है। अब हम आगे बात करते हैं, इसके बाद में 4 नंबर पर है सूत का गेडोर। सूत का जो गेडोर है वो आपके बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में स्थित है, जो कहां पर है, पाकिस्तान में। कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। बात करें इसकी नदी की, तो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दास्त नदी के किनारे स्थित है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सूत का गेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और ये किस नदी के किनारे स्थित है, दास्त नदी के किनारे स्थित है। बात करें हम 5 नंबर पर, तो बालाकोट। बालाकोट जो सभ्यता है वो आपके कराची पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है, कराची पाकिस्तान में। तो दोस्तों ये हमने जो आज जो सभ्यताएं देखी है वो सिंधु घाटी सभ्यता की वो सभ्यताएं हैं जो भारत के बाहर स्थित है। अब हम जो कल अध्ययन करने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की उन प्रमुख स्थानों के बारे में अध्ययन करेंगे जो भारत में स्थित है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या सुधार किया जाए।